ये हमारा पीएमएस का सिलेबस है, जिसमें पार्ट 1 में आता है हमारे पास पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर हमें वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट और मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट पढ़ना होता है। मैं आपको आज एक जो है ना कोई वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का कोई एक फिलोसफर करवाऊंगा, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि फिलोसफर को कैसे प्रिपेयर करते हैं और फिर जब उस पर क्वेश्चन आता है उसको कैसे अटेम्प्ट करना है। पीएमएस के सिलेबस का मजा ये है कि इसके अंदर फिलोसफर गिने चुने हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 3 12 और 3 15 फिलोसफर हैं। सीएसएस के सिलेबस के अंदर 50 फिलोसफर्स हैं, अराउंड 50 के करीब फिलोसफर हैं, मुस्लिम और वेस्टर्न दोनों मिला के। सो आपने क्या करना है, इन फिलोसफर्स को प्रिपेयर करना है। इनमें प्लेटो, अरिस्टोटल, मैकियावली। प्लेटो और अरिस्टोटल ये दोनों तकरीबन एक जैसे हैं, क्योंकि इनका इरा एक जैसा है, दो के आइडियाज कंप्लीटली डिफरेंट है। मैकियावली का जो आइडिया है गवर्नमेंट का, ये इंटायरली डिफरेंट है, ये मैं आज आपसे शेयर करूंगा। हॉब्स, लॉक और रोशो, इन तीनों के अंदर काफी हद तक मुमासलत है, सिमिलरिटीज हैं कि तीनों कंट्रेक्चुअलिस्ट थ्योरिस्ट हैं, हॉब्स भी, लॉक भी और रोशो भी। कंट्रेक्चुअलिस्ट क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा अभी। मार्क्सिज्म, लेनिनिज्म और माओइज्म, इन तीनों के अंदर जो ये सेम चीज है वो है क्लास स्ट्रगल, और फिर उसको इसकी जो बेसिक थ्योरी है वो मार्क्सिज्म है, और उसकी जो अप्लाइड फॉर्म है वो लेनिनिज्म और माओइज्म है। यानी जो मार्क्सिज्म का रशियन वर्जन है, रशियन रेवोल्यूशन, यूएसएसआर का वर्जन है, उसे लेनिनिज्म कहते हैं, और जो इसका चाइनीज वर्जन है मार्क्सिज्म का, इसे माओइज्म कहते हैं। तो यहाँ से आपको पता चला टोटल 9 हैं हमारे पास। इन 9 में से अगर आपने ये 9 तैयार कर लिए हैं, और वेस्ट मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट में फराबी, मुआर्दी, गजाली, तूसी, इब्ने खल्दून और अलामा इकबाल, तो अलामा इकबाल का एक सवाल पेपर में आ जाता है। तो अलामा इकबाल वाला सवाल पेपर में वो पूछ लेता है, अगर ना भी पूछे ना तो अलामा इकबाल पढ़ना इसलिए जरूरी है कि पाकिस्तान स्टडीज के अंदर कोई ना कोई सवाल इकबाल या उसकी फिलॉसफी और स्टेट और उसके बारे में, उसके कंसेप्ट के बारे में आ जाता है। और ये जो हमने पीछे पढ़ा था, अब जिस बंदे ने अलामा इकबाल का पॉलिटिकल थॉट पढ़ा होगा, वो जब आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान पे कोई क्वेश्चन लिखेगा तो वो एक डिफरेंट तरीके से लिखेगा, एज कम्पेयर टू द पर्सन जिसने सिर्फ पाकिस्तान स्टडीज में इकबाल को बतौर एक पॉलिटिकल लीडर के देखा। यहाँ पे आप अल्लामा इकबाल को एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट के तौर पे देखेंगे। दो की ये डिबेट है कि इकबाल की जो पॉलिटिकल थॉट है वो वाकई उस लेवल पे एक्सेप्टेबल है या नहीं है, ये बात की डिबेट है। फिलोसफर्स जो है वो इनको उस तरह से नहीं मानते, बट हमारे सिलेबस में तो हमने इनको पढ़ना ही पढ़ना। फिर तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, स्टेट वेलफेयर, वेलफेयर स्टेट परसेप्शंस वेस्टर्न एंड इस्लामिक। अगेन ये इस्लामियात के अंदर आपका ये क्वेश्चन आना है, और इसके पॉलिटिकल साइंस में भी आना है। जो वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट है ये क्या है। आपके यहाँ वेलफेयर स्टेट के जो मॉडल्स हैं दुनिया में, उनमें हमारे पास आता है वेलफेयर स्टेट के मॉडल्स में से एक मॉडल आता है हमारे पास, वेलफेयर स्टेट के मॉडल्स में से हमारे पास जो मॉडल आता है ना वेस्टर्न में, ये हमारे पास स्कैंडिनेवियन नेशंस हैं जिन्होंने क्या किया है, अपने सिटीजन्स के लिए बेहतरीन किस्म की वो सहूलियात फराहम की हैं। बट अगेन पॉलिटिकल साइंस इज नॉट अबाउट द करंट एग्जिस्टिंग सिस्टम्स, इट्स अबाउट थ्योरी, किस चीज को कैसे होना चाहिए। और इस्लामिक वेलफेयर स्टेट के अंदर जब हम बात करेंगे तो इसमें हम खुलाफाए राशिदीन के दौर की बात करेंगे कि कैसे दूसरे खलीफा के दौर के अंदर मुसलमान बहुत ज्यादा वो हो गए थे, खुशहाल हो गए थे, और उसके पीछे जो रीजंस थे वो आपको पता है कि नए लैंड्स पे कब्जा हुआ, और नए लैंड्स पे कब्जा होने की वजह से आपके पास अच्छे खासे पैसे आ गए, और पैसों के नतीजे में आपने चीजें कर ली। फिर हमारे पास बेसिक कंसेप्ट हैं छोटे छोटे, जैसे सॉवरेंटी है। अब सॉवरेंटी को जब आप पहली दफा डिफाइन करते हैं, अगली लाइन में ही आप इसकी निगेशन कर देते हैं। सॉवरेंटी जो है ना, कर लो अपनी तरफ, सॉवरेंटी जो है ये एक ऐसा कंसेप्ट है जो रेलिवेंट कंसेप्ट है। पहले इसको एब्सोल्यूट समझा जाता था कि सॉवरन इज सॉवरन, और इसका फिर इस्लामी कंसेप्ट भी आपको करारदादे मकासद में मिलेगा कि सॉवरेंटी का इस्लामी कंसेप्ट क्या है। इस तरह कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनते हैं, क्या उनके अंदर होता है, और कैसे इसका आगाज हुआ फ्रॉम मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा से लेके करंट दुनिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन है यहाँ तक। फिर पावर डिस्ट्रीब्यूशन, अब जो आप यहाँ पावर डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे,
यही हमने ऊपर पढ़नी है आई गेस। रोशो का कंसेप्ट है, आई फॉरगॉट द एग्जैक्ट नेम, कि किसका है ये कंसेप्ट ना, सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट, जिसके अंदर स्टेट के तीनों ऑर्गन अपनी अलग अलग पावर्स को एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। फिर लॉ है, लॉ के सोर्सेज कौन कौन से हैं, और लॉ जो होता है ये कैसे सोसाइटी में आया है, लॉ और जस्टिस में क्या फर्क है। मोंटेस्क्यू, शाबाश असगर। फिर हमारे पास आ जाता है लिबर्टी। अब लिबर्टी का जो कंसेप्ट है ये भी एंटायरली डिफरेंट है। हमारे नजदीक जो लिबरलिज्म के नजदीक लिबर्टी का कंसेप्ट है वो कुछ और है, इस्लाम के नजदीक कुछ और है, लेकिन हमने यहाँ पे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट को ही देखना है। फिर जनाब आपके पास इक्वेलिटी आ जाती है, राइट्स एंड ड्यूटीज आ जाते हैं, ये सारी गपशप होती है, ये कोई मुश्किल सवाल नहीं होते। फिर मोड्स ऑफ पार्टिसिपेशन है, पार्टिसिपेशन इज नेसेसरी फॉर डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के लिए नेसेसरी होती है सिटीजन की पार्टनरशिप, सिटीजन की पार्टिसिपेशन किसमें, गवर्नमेंटल अफेयर्स के अंदर। इसमें कैसे वो कर सकते हैं सिटीजन जो है पार्टिसिपेट। अब इसके मॉडर्न वेज भी आ गए, मसलन ट्विटर ट्रेंड के थ्रू लोग कर रहे होते हैं, लेकिन इसके जो एंशियंट या जिसे कह लें कि कन्वेंशनल वेज हैं, उनमें हमारे पास डिमांड्स हैं, डिसीजंस हैं, पब्लिक ओपिनियन है, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, प्रेशर ग्रुप है, रिप्रेजेंटेशन है। रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप गए और रिप्रेजेंट हो गया, जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है आप उसको उसके सामने पेश होके तो आप अपना नुक्ता नजर बयान करते हैं, इसे रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। तो ये भी छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं, आसान है, ये हमें पता होने चाहिए इंग्लिश एसे के लिए भी, पाकिस्तान स्टडीज के लिए भी और पॉलिटिकल साइंस के लिए भी। फिर इंस्टीट्यूशंस एंड लीडरशिप की बात आती है तो हमारे पास तीन बेसिक इंस्टीट्यूशन है, स्टेट की एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी और लेजिस्लेचर है, ये सब आपको पता है। और जो एलिट्स होती हैं किसी भी सोसाइटी के अंदर, वो पॉलिटिशियंस होते हैं, मिलिट्री होती है और ब्यूरोक्रेसी होती है। तो इन तीनों के बारे में भी यहाँ पे कंपीटिंग एलिट्स होते हैं। फिर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट पे क्वेश्चन है, नीचे मोनार्की क्या होती है, डेमोक्रेसी क्या होती है, डिक्टेटरशिप क्या होती है, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है। अब सीएसएस के अंदर एक बार क्वेश्चन आ गया, द स्टेट ऑफ पाकिस्तान इज फेडरेशन इन इट्स पता नहीं कुछ था, एंड यूनिटरी इन इट्स नेचर, इस तरह क्वेश्चन था। अब जिसको यूनिटरी और फेडरेशन का फर्क नहीं पता वो पाकिस्तान अफेयर्स का ये क्वेश्चन हल नहीं कर सकता था। तो ये जो कंसेप्ट हैं, जो पार्ट बी है स्टेट एंड इंडिविजुअल वाला, जब तक आप इसको अच्छे से उधर गया, जब पब्लिक एड्स ना, अब जब तक इन कंसेप्ट्स ये आपको क्लियर नहीं होते ना, तो ये याद रख लें कि आपको सीएसएस पीएमएस ऑफिसर बनने का कोई इख्तियार नहीं है, इवन आपको वोटर बनने का इख्तियार नहीं होना चाहिए अगर ये कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं है। नहीं, ऑफिसर बनना तो एक अलग की बात है, सिटीजन बनने का भी इख्तियार नहीं होना चाहिए जिस बंदे को फर्क पता ना हो मोनार्की में, डेमोक्रेसी में, डिक्टेटरशिप में, कन्फेडरेशन, फेडरेशन, यूनिटरी स्टेट्स में, पार्लियामेंट्री, प्रेसिडेंशियल एंड अथॉरिटेरियन स्टेट्स के अंदर। तो ये जितनी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है इनका आपको डिटेल्ड पता होना चाहिए। ये हमारे पास आ जाता है पेपर 2 हमारा ना, पेपर 1 आ जाता है ये हमारा टोटल। पेपर 2 जो है ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का पेपर है। इसका जब आप देखते हैं, ये पहले सिलेबस देख लें फिर मैं आपको पास पेपर से इसका एनालिसिस करवाता हूँ। अब देखो यहाँ पे वो हमें क्या कह रहा है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में, पहला क्वेश्चन है कंसेप्ट ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम्स। इसके ऊपर दो हैं, एक बिहेवियरलिज्म का है, एक फंक्शनलिज्म का है। बिहेवियरलिज्म ये कहता है कि हर इंसान, जनरल एक तारुफ बता रहा हूँ, आप इसको डिटेल पढ़ेंगे ये ईस्टर्न को तो आपको इसका मजीद आइडिया होगा। बिहेवियरिज्म ये कहता है कि इंसान जो होते हैं वो जो फैसले कर रहे होते हैं वो अपनी इमोशंस की बुनियाद पे, अपनी जो मेन स्ट्रीम चीजें होती हैं, जो आइडियाज होते हैं उनको देखते हुए कर रहे होते हैं। ऑन दी अदर हैंड आलमंड कहता है कि फंक्शनलिज्म की बुनियाद पे आपकी जो स्टेट होती है वो चल रही होती है, कि उसके अंदर आपने डिसाइड किया होता है। अच्छा, मजे की बात यह है इन पॉलिटिकल साइंस, इन सोशियोलॉजी, इन सोशल वर्क, इन ऑल द सोशल साइंसेज, यू कांट से दैट कि ये एक चीज ठीक है और दूसरी गलत है। हम ये कहेंगे कि प्लेटो भी ठीक है, अरिस्टोटल भी ठीक है, मोंटेस्क्यू भी ठीक है, हम ये कहेंगे कि रोशो भी ठीक है, लॉक भी ठीक है, हॉब्स भी ठीक है। सारों का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, इस चीज को कहते हैं पर्सपेक्टिव। तो सारे कंसेप्ट ठीक होते हैं, इसके अंदर किसी एक कंसेप्ट को हम गलत या ठीक नहीं कह सकते। हम किसी कंसेप्ट पे क्रिटिसाइज कर सकते हैं, हम उसकी पॉजिटिव बातें बता सकते हैं।
इसी तरह से आपके डेवलप्ड पॉलिटिकल सिस्टम है, यूएसए, यूके, फ्रांस और यूएसएसआर का कॉन्स्टिट्यूशन है, इजी है। मतलब यूएसएसआर का, यूएसए का तो आपने पढ़ा हुआ है, जिन लोगों ने लॉ किया है उन्होंने यूके का भी पढ़ा हुआ है, फ्रांस और यूएसएसआर का देखना पड़ेगा। इस तरह डेवलपिंग पॉलिटिकल सिस्टम में मेन कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर्स ऑफ टर्की, इंडिया एंड चाइना। तो ये इन सारों का ना वो एक पेज बना हुआ है, वो उस पे जो उसकी किताब है, अपना क्या नाम है उसका, अली नकवी की किताब जो मैंने आपको रिकमेंड की पॉलिटिकल साइंस के लिए, उसके आखिरी पेज के ऊपर ये, यानी आपका पूरा पॉलिटिकल सिस्टम, इसके पूरे एक पेज के नोट्स बने हुए हैं। अगर वो एक पेज आपने अच्छे से समझ लिया है तो आपको प्रॉब्लम नहीं रहेगी किस चीज में, पॉलिटिकल सिस्टम्स के अंदर। इसी तरह आपके पास आ जाता है पाकिस्तान की स्टेट्स। तो पाकिस्तान एज नेशन स्टेट, इसमें राइज ऑफ मुस्लिम नेशनलिज्म, ये मैंने आपको पढ़ाया है पाकिस्तान स्टडीज में, इन साउथ एशिया, जिसके अंदर आप देखते हैं कि वो पहले अलीगढ़ मूवमेंट स्टार्ट होती है, अलीगढ़ मूवमेंट के बाद मुस्लिम लीग बनती है, और फिर मुस्लिम लीग के बनने से लेके पाकिस्तान के बनने तक सारा कुछ आ जाता है। इसमें सर सैयद, इकबाल, जिन्ना, इन तीनों का रोल आपने देखना है, और ऑलरेडी आप देख चुके हैं। आखिरी क्वेश्चन जो पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान है, ये आज हमने, जब वो कॉन्स्टिट्यूशन, कल मैंने आपको बताया था 56 का कॉन्स्टिट्यूशन बता दिया था, 62 का कॉन्स्टिट्यूशन आज बताना है आपको अगली पाकिस्तान स्टडीज की क्लास में, और 73 का कॉन्स्टिट्यूशन भी होपफुली आज ही खत्म हो जाएगा हमारा। इन तीनों का आपने कंपैरेटिव एनालिसिस कर लेना है, एंड दैट्स इट। और आखिरी अमेंडमेंट जो हमारी 18वीं तरमीम है, जो सबसे तगड़ी तरमीम है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, इसको आपने डिटेल्ड पढ़ना है, इसके ऊपर कोई यूट्यूब से आपने लेक्चर सुन लेना है। तो दिस इज ऑल अबाउट हमारा क्या, पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस है। अब प्रॉब्लम क्या होती है, जब मैं कहता था आप लोगों को कि ये नहीं ऑप्ट करना, तो जिन्होंने अच्छे इस क्लास में वही है जिन्होंने ऑप्ट किया, वाले इस पर बात करने की जरूरत नहीं है। तो आप जो है ना, इसको पॉलिटिकल साइंस को थोड़ा सा टाइम देंगे, थोड़ा सा इसके अंदर आप क्या करेंगे, हर चीज के अंदर इमेजेस ड्रा करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप कहते हैं, जैसे आप कहते हैं कि हमारे पास है जी, लेट्स से हम कहते हैं कि लाइक 56, 62 और 1973 कॉन्स्टिट्यूशन है। इसके अंदर अगर कंपैरिजन आ जाता है, तो आप कंपैरिजन करते हुए अगर इसमें एक चार्ट ड्रा कर देते हैं, जिसमें आप बताते हैं कि जो है ना, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पहले में कौन सी थी, डेमोक्रेटिक थी, पार्लियामेंट्री थी, दूसरे में कौन सी थी, प्रेसिडेंशियल थी, तीसरे में अगेन कौन सी है, वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है 73 में। इसी तरह से आप कहते हैं कि हेड ऑफ द स्टेट पहले के अंदर कौन था, प्रेसिडेंट था, दूसरे में प्रेसिडेंट, तीसरे में भी प्रेसिडेंट, चौथे में हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन था, पहले में प्राइम मिनिस्टर था हेड ऑफ द गवर्नमेंट, दूसरे में हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्रेसिडेंट था, तीसरे में हेड ऑफ द गवर्नमेंट आपका अगेन प्राइम मिनिस्टर था। तो इस तरह से अगर आप इनके कंपैरेटिव एनालिसिस करके इसके अंदर चार्ट्स बनाएंगे तो आपके नंबर अच्छे आएंगे। फिर इसी तरह से जब आप लेट्स से सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट आ जाता है, तो उसके अंदर आप तीनों जो इदारे हैं उनके एक दूसरे के ऊपर चेक एंड बैलेंस बताते हैं, या यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन आ जाता है, तो उसमें आपने सेपरेशन ऑफ पावर की एक वो तस्वीर बनी होती है अक्सर, उसमें चेक एंड सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस और सेपरेशन ऑफ पावर की इकट्ठी एक वो तस्वीर होती है। तो वो आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे होंगे, लेट्स से कि आपके जी कॉन्स्टिट्यूशनल, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए, या हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का कंपैरिजन मैं आपको भी करके दिखाता हूँ। तो हम सिंपली इंटरनेट पे जाएंगे, लेट्स से हम यहाँ लिखते हैं, ये इमेजेस पे पहले हम क्लिक करेंगे, इमेजेस पे जाके हमने यहाँ लिखा 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, जब आपने ये इस तरह सर्च किया तो आपको कोई ना कोई यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे ये देखो, मिल गया आपको, कंपैरिजन मिल गया इसका ना, ये जो तस्वीर सामने आई है, रेफरेंडम के थ्रू हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन 62 कैसे आया, 73 कॉन्स्टिट्यूशन कैसे आया। तो इस तरह की चीजें आपने अपने नोट्सों में ऐड करते जाना। ठीक है जी, दैट्स इट। ये सिलेबस का ओवरव्यू था। अब मैं कोई एक आधा फिलोसफर आपको करवा देता हूँ आज। iCloud ड्राइव, लेट से हम प्लेटो करते हैं। ये मैं नोट्स ग्रुप में सेंड कर दिए हैं, जो मेरे पास बने हुए थे ना, ये मैंने बड़े अर्से पहले बनाए थे, फिर मेरा पॉलिटिकल साइंस ऑप्ट करने का मूड चेंज हो गया, तो सिर्फ फिलोसफर्स के बने हुए हैं ये। गैस वैस कुछ नहीं होता कंपटीशन एग्जाम के अंदर, गैस वाला कंसेप्ट नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर होता ही है कि
डायमेंशंस वही गिनी चुनी है जो हमारे सिलेबस में पता होती हैं। जो लोग कहते हैं ना गैस पेपर, या तो एग्जैक्ट वही स्टेटमेंट आए जो उन्होंने बताई है तो फिर तो हम उसे गैस पेपर माने, अदरवाइज तो पता ही होता है, हम कहें जी वेमन इश्यूज पे ऐसे आना है पेपर के अंदर। तो ये है। रिकमेंडेड बुक सारी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस अली नकवी की किताब ले लें पीएमएस के लिए, वो काफी है। अली नकवी की किताब जो वर्ल्ड टाइम्स में छपी है। लें जी, आ जाए प्लेटो पे। प्लेटो के बारे में देखें, इंट्रोडक्शन में क्या लिखता है, स्टूडेंट ऑफ सोक्रेट्स, टीचर ऑफ एरिस्टोटल, प्लेटो वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिलोसफर्स इन एंशिएंट ग्रीस। इसका जो मेथड था वो क्या था, डायलॉग और लेक्चर। डायलॉग क्या होता है, ये इसके उस्ताद अरस्तू ने बेसिकली अडॉप्ट किया था, डायलेक्टिकल मेथड कहते हैं उसे। डायलेक्टिकल मेथड ये होता है कि उसमें आप अगले बंदे के साथ अपना इल्मी जोम नहीं झाड़ते, बल्कि आप उससे सवाल करते हैं। जब आप उस बंदे से सवाल करते हैं और सवालों के जरिए से एक नतीजे पे ले जाते हैं, मसलन मैं किसी भी मुखालिफ पॉलिटिकल पार्टी के बंदे को ये कहूं कि जी मैं आपके लीडर पे कुछ क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, आपकी पार्टी पे क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, मेरे चंद सवालों के जवाब दे दे। मसलन मैं ये कहता हूँ, अच्छा पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, वो कहेगा होगा। फिर मैं कहूँगा अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह का होना चाहिए, वो उस पर बात करेगा। वो कहता है जी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए। मैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर उसके क्या फायदे हैं वो उससे पूछूंगा, वो बताएगा। फिर मैं उसे बताऊंगा कि यार इसका ये नुकसान नहीं हो सकता, वो कहेगा हाँ हो सकता है। वो कहेगा ये नुकसान, यानी क्वेश्चनिंग कर करके अगले बंदे का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो डेवलप करना, ये डायलेक्टिकल मेथड है। यानी आप उस बंदे पे काउंटर क्वेश्चन मार रहे होते हो और वो बंदा उसको ये समझ रहा होता है कि मैं कोई बड़ा पढ़ा लिखा लाइक फाइक आदमी है, नतीजतन आप उसे अपने पॉइंट पे ले आते हो। ये एक डायलेक्टिकल मेथड होता है, डायलॉग मेथड होता है। दूसरा लेक्चर्स तो ये सारे ही होते हैं, जैसे मैं अभी आपको लेक्चर झाड़ रहा हूँ, ठीक है जी। एथेनियन फैमिली में ये पैदा हुआ था 427 के अंदर, और ये आपको पता है पोसाइडन की नस्ल में से था। पोसाइडन जो है ये एक ग्रीक मिथोलॉजी के अंदर एक गॉड है, पोसाइडन। पोसाइडन यहाँ नहीं लिखा हुआ, लेकिन अगर आप तो पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए। पोसाइडन जो थे ये गॉड ऑफ सी थे, ये समंदरों के खुदा थे। समंदरों के अंदर जो भी वो सैलाब, वो क्या उसे बोलते हैं, तूफान आते हैं, उनको ये लाते थे समंदर को काम करके, ये रखते थे पोसाइडन, यानी जो ग्रीक मिथोलॉजी है उसके अंदर। तो पोसाइडन की नस्ल में से थे। पोसाइडन जो थे ग्रेटेस्ट ग्रीक गॉड जो जियोस थे उनके भाई थे। तो एथेंस, आपको पता है एथेंस जो थे ये भी कोई ग्रीक गॉड थे, उनके नाम पे एथन और स्पार्टा इनके नाम रखे गए हैं, स्टेट्स के नाम। इस बंदे ने ग्रीस में तो था ही ये, तो इजिप्ट भी विजिट किया, इटली भी विजिट किया। प्लेटो ने मुख्तलिफ थ्योरीज दी हैं, इनमें पहली थ्योरी है थ्योरी ऑफ जस्टिस। जब आप थ्योरी ऑफ जस्टिस की बात करते हैं, जस्टिस से क्या मुराद होता है? जस्टिस से मुराद होता है कि जो चीज जहां पे रिक्वायर्ड है वहां पे रखी जाए। ये जो मैं अक्सर एग्जांपल देता होता हूँ कि टोपी का काम है कि उसे हम सर में पहने, जूते का काम है उसे पाँव में पहने। जूता और टोपी अपने फंक्शंस के उन्वान से थ्योरेटिकली बराबर हैं, थ्योरी के हवाले से बराबर हैं कि दोनों इंसान की जरूरत है। लेकिन जूते को आप सर पे नहीं पहन सकते और टोपी को आप पाँव में नहीं पहन सकते। ये क्या है? जस्टिस है कि जिसकी जहां जगह है उसे वहां पे रखा जाए। दिस इज जस्टिस, दिस इज कॉल्ड जस्टिस। तो ये इसने भी ऐसे ही कहा कि जो सोसाइटी है ये एक बॉडी की मानद है। तो जैसे बॉडी के अंदर मुख्तलिफ हिस्से होते हैं, उनकी मुख्तलिफ नीड्स होती हैं, तो उनकी वजह से हम लोगों को सोसाइटी के मुख्तलिफ हिस्से करने पड़ते हैं और इन मुख्तलिफ हिस्सों में के काम मुख्तलिफ होते हैं। अभी हम देखते हैं तो वो क्या है जी। नंबर एक, उसने ये कहा कि फंक्शनल स्पेशलाइजेशन होती है जस्टिस के अंदर। फंक्शनल स्पेशलाइजेशन वही बात, जैसे मैंने कहा कि टोपी का काम सर ढकना है, जूते का काम पाँव को कवर करना। तो ऐसे ही इसने कहा कि हमारे पास फंक्शनल स्पेशलाइजेशन है स्टेट के अंदर। जो ग्रुप्स हैं, अभी मैं वो ग्रुप्स भी बताऊंगा कौन कौन से हैं। तो हर एक का अपना अपना काम है। जो गवर्नमेंटल एलिट है उसका काम क्या है? सोचना और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। जो मिलिट्री है उसका काम डिफेंस है, और जो स्लेव क्लास है उसका काम वर्किंग है। तो इस तरह से इन्हें नाम दिए से।
इसने कहा जस्टिस एज नॉन इंटरफेरेंस। जैसे आजकल हम ये बात करते हैं ना कि जनाब जो स्टेट के इदारे हैं, एग्जेक्टिव को जुडिशरी में, जुडिशरी को लेजिस्लेचर में, लेजिस्लेचर को एग्जेक्टिव में, आपस में एक दूसरे के मामलात में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। ऐसे ही इसने उस टाइम पे कहा था कि जो क्लासें सोसाइटी के अंदर एग्जिस्ट करती हैं उनको एक दूसरे के मामलात में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। फिर उसने कहा जस्टिस इज वर्च्यू एंड गुडनेस। उसने जस्टिस को बुरा नहीं कहा। मसलन स्लेवरी के इंस्टीट्यूशन को उसने कहा कि हम एक्सेप्ट करते हैं, तो इसने उसको कहा कि ये गुडनेस है, ये वर्च्यू है, ये अच्छा काम है कि सोसाइटी के अंदर ऑर्डर होना चाहिए, ग्रुप्स होने चाहिए। 3 एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमन नेचर कोरेस्पॉन्डिंग टू क्लासेस। 3 क्लासेस में इसने डिवाइड किया है। सिस्टम ऑफ एजुकेशन टू रियलाइज जस्टिस। कि अब अगर आपने ये जो जस्टिस बना दिया, जो थ्योरी इसने दे दी है, इसको आपने रियलाइज करना है, तो उसके लिए आपको एक एजुकेशनल सिस्टम बनाना पड़ेगा। वो एजुकेशनल सिस्टम जब आप पढ़ेंगे ना, तो आपको अगेन मजा आएगा कि ये क्या चीज़ है। तो ये इसकी चीज़ें हैं। अब देखो फंक्शनल स्पेशलाइजेशन में क्या कहता है। कहता है जी ये पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है जस्टिस का, फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, कि जिसके जिम्मे जो काम है, वो कहावत है जिसका काम उसी को साझे, ये वो वाली बात है। इसने कहा कि जिस तरह ह्यूमन बॉडी के 3 डिस्टिंक्टिव पार्ट होते हैं, नंबर 1 हेड, नंबर 2 स्टमक, और नंबर 3 हैंड्स एंड फीट्स। हैंड्स एंड फीट यानी लिम्स की बात की इसने। तो उसने कहा इस तरह स्टेट की जो आपके पास पॉपुलेशन है वो भी 3 हिस्सों में डिवाइडेड होनी चाहिए। नंबर 1 फिलोसफर होने चाहिए, यानी हेड होना चाहिए। नंबर 2 आपका जैसे स्टमक है तो ये आपके क्या होने चाहिए, सोल्जर्स होने चाहिए। और एंड पे आपके हैंड्स एंड फीट है, तो ये किस लिए है, वर्कर क्लास के लिए, पीजेंट किसानों के लिए, काम करने वालों के लिए, गुलामों के लिए। उसने कहा कि अगर ये तीनों अपने अपने काम करेंगे तो स्टेट ठीक चलेगी, अगर ये तीनों एक दूसरे के कामों में इंटरफेयर करेंगे तो स्टेट खराब हो जाएगी, स्टेट सही नहीं चलेगी। जैसे इसने कहा कि इंसानी बॉडी के अंदर अगर हाथ और पाँव काम करना शुरू कर दें, काम करना खत्म कर दें, तो इंसान जो है ना, उसका स्टमक और उसका दिमाग भी ठीक नहीं रहता। दिमाग काम करना छोड़ जाए तो हाथों की और स्टमक की जरूरत नहीं है। तो इस तरह इसने कहा ये आपस में इंटरलिंक्ड है। नॉन इंटरफेरेंस मैंने आपको डिटेल बता दी है इसकी। फिर जस्टिस एज वर्च्यू एंड गुडनेस ये हमारा हो गया। सिस्टम ऑफ एजुकेशन जो है, इसकी जब आप बात करते हैं तो ये हम आगे पढ़ेंगे तो फिर इसकी मजीद आपको समझ आएगी। फिर कहते हैं इवैल्यूएशन ऑफ प्लेटोज कंसेप्ट ऑफ जस्टिस। अब इसके अंदर जब इवैल्यूएशन करेंगे तो हम बताएंगे कि इसके अंदर क्या क्या मसाइल हैं, क्या क्या शॉर्टकमिंग्स हैं, ये जस्टिस का कंसेप्ट ठीक क्यों नहीं है। पहली बात ये है कंसेप्ट ऑफ हार्मोनी इल्यूजरी। इसने कहा कि जो यहाँ पे आप कहते हैं कि तीनों चीजों में हार्मनी है, ह्यूमन बॉडी के अंदर तो फिर एक वो हमारे पास कंट्रोल होता है ना, नर्वस सिस्टम पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, तो स्टमक, हैंड, पाँव, जितनी चीजें हैं वो दिमाग के कंट्रोल में होती हैं। लेकिन स्टेट में जरूरी थोड़ी है कि एक जो मिलिट्री वाला है वो एक फिलोसफर की बात को 100% माने। हो सकता है फिलोसफर बातें कर रहा और मिलिट्री वाला तलवार निकाल के उसका सर काट दे। तो ये इल्यूजन है कि हम कहें कि इनके दरमियान हार्मनी है, ये ऐसा नहीं हो सकता, इनके दरमियान कन्फ्लिक्ट भी हो सकता है। इस तरह उसने कहा कि कंसेप्ट ऑफ जस्टिस इज अनडेमोक्रेटिक एंड टोटलिटेरियन। प्रॉब्लम क्या थी कि ये जो तीनों लोग हैं, अब जिसे आप हैंड और फीट का दर्जा दे रहे हैं वो हुक्मरान क्यों नहीं बन सकता। जैसे आजकल हमारे यहाँ पे डायनेस्टिकल पॉलिटिक्स, शरीफों की औलाद, जरदारियों की औलाद, ये जो हम बात करते हैं, तो ये बात क्या है बेसिकली। उस टाइम पे प्लेटो ने भी कहा कि जो इसका है, जो फिलोसफर है वो फिलोसफर ही रहेंगे सारी जिंदगी, जो काम करने वाले हैं वो काम करने रहेंगे, इनकी आपस में वो नहीं है। ये स्टैटिक थ्योरी है। इसके ये नहीं है कि मिलिट्री क्लास वाला बंदा कल को फिलोसफर बन जाए या फिलोसफर क्लास वाला बंदा कल को स्लेवरी क्लास में आ जाए। तो ये स्टैटिक थ्योरी है और अनडेमोक्रेटिक है, टोटलिटेरियन है, इसके अंदर जबर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी आप कोई थ्योरी देते हो, जब भी आप कोई बात बताते हो, कोई और चेंज कर रहा है, जब भी आप कोई बात बताते हो तो आप पहले उसकी इंपॉर्टेंस बताते हो कि ये क्यों जरूरी है। इसने यही नहीं बताया अपने काम के अंदर, अपने वर्क्स के अंदर इसने ये नहीं बताया कि जनाब जस्टिस जरूरी क्यों है। अगर आप यही नहीं बताओगे जस्टिस क्यों जरूरी है, तो फिर आपके जस्टिस का काम, वो आपकी पूरी थ्योरी रेलिवेंट हो जाती है। तो ये इसके ऊपर क्या है, इसकी जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है उसके ऊपर क्रिटिसिज्म है। ठीक है जी। फायदे इसके ऑलरेडी आप बता चुके हैं, जो इसके पॉइंट्स थे वो फायदे ही थे, अब आपने क्रिटिसिज्म बता दिया। उसके बाद है जी फिलोसफर किंग की थ्योरी। फिलोसफर किंग की थ्योरी समझने से पहले आप थ्योरी ऑफ एजुकेशन समझें इसकी।
थ्योरी ऑफ एजुकेशन समझने से पहले हमें थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म समझनी पड़ेगी इसकी ना। जब वो समझ में आएगी तो ये है। इसने कहा जी कम्युनिज्म इज वन ऑफ द प्री रेक्विजिट ऑफ द आइडियल स्टेट, कि ये जो ख्याली रियासत बनाना चाहता है ये प्लेटो, तो उस ख्याली रियासत के अंदर ना जरूरी है कि आपकी जो पूरी कम्युनिटी है वो पूरी कम्युनिटी ऐसे नहीं होना चाहिए कि वो मुख्तलिफ लोगों से मिलके बनी हुई है, बल्कि वो कम्युनिटी के दरमियान एक स्ट्रॉन्ग किस्म का बॉन्ड होना चाहिए और आपस में उनके कम्युनिटी को एक इंडिविजुअल के तौर पे देखा जाएगा। इसने कहा कि इंसान जो है इनकी नेचर सेल्फिश वाली है, लिहाजा इसकी सेल्फिशनेस को खत्म करने के लिए, ह्यूमन टेम्पटेशंस को खत्म करने के लिए हमें पूरा कम्युनिज्म का कंसेप्ट लाना पड़ेगा। हम ये समझते हैं कम्युनिज्म का कंसेप्ट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मार्क्स ने दिया था, लेकिन इससे पहले कम्युनिज्म का कंसेप्ट ये दे चुका था, रिपब्लिक के अंदर इसने ये दिया था। ये क्या कहता था, इसके जरा कंसेप्ट पहले सुन लीजिएगा। कहते हैं कि जो जितनी भी स्टेट के अंदर प्रॉपर्टी है, जितनी भी खवातीन वाइफ्स हैं यानी, और जितने भी बच्चे हैं, ये पूरी स्टेट के मुश्तरका होने चाहिए। कहानी ये है, ये कहता है कि एक सर्टेन मौसम होना चाहिए, उस सर्टेन मौसम के अंदर जो कि अच्छा मौसम है जैसे बाहर का मौसम, उसके अंदर जितने मर्द हैं जो कि साइकोलॉजिकली और फिजिकली फिट हों, और जितनी खवातीन जो कि साइकोलॉजिकली और फिजिकली फिट हैं, इन दोनों का आप क्या करवाओगे, जैसे भेड़ बकरियों का मिलाप होता है ऐसे इनका आप सेक्स करवाओगे। जब वो कर लेंगे जो उससे औलाद पैदा होगी, उस वो औलाद भी ऑटोमेटिकली साइकोलॉजिकली और फिजिकली फिट होगी। हर बंदे को, जैसे यहाँ पे होता है ना आजकल, आप बाहर निकल के रोड किनारे पे किसी ढाबे पे बैठ जाएं, तो हर रात मैंने नोट किया प्रैक्टिकली इसको, हम 1 घंटा बैठे हैं और 1 घंटे में कोई 10 से 12 मांगने वाले आएंगे। तो ये क्या होता है, जब आप किसी भी बंदे को जानवरों की तरह रिप्रोडक्शन की आजादी दे देते हो, तो फिर वो बच्चे पैदा कर करके उनको क्या कर रहा होता है, सोर्स ऑफ इनकम बना रहा होता है। तो इसने कहा कि ये सबसे पहले क्या करो, जो चिल्ड्रन हैं, जो बच्चे हैं, इनका कंसेप्ट खत्म कर दो। तो इसने क्या कहा कि एक वो मतलब एक हॉल हो, उसके अंदर सारी खवातीन और मर्द जमा हो और वहां पे कंसेप्शन हो। उसके कंसेप्शन के बाद वो जो खवातीन हो उनको स्टेट जो है नर्सिंग करे उनकी। मर्द जो है ना बस वो अपना काम करें और जाएं, अपने कामों में बिजी हो जाएं। खवातीन वहां पे रहें, वहां पे रह के हेल्दी एनवायरनमेंट के अंदर वो परवान चढ़े। उनके बाद जो बच्चे पैदा हो, कोई पता ना हो कौन सा बच्चा किसका, तो उन बच्चों को क्या करे, स्टेट ओन कर ले और उनकी माओ को उनसे दूर कर दे और अगेन नर्सिंग के थ्रू उनकी परवरिश करे। इसे कहते हैं कम्युनिज्म ऑफ वाइव्स एंड चिल्ड्रन। कम्युनिज्म ऑफ वाइव्स एंड चिल्ड्रन। इसी तरह जो प्रॉपर्टी है वो भी स्टेट की हो, रहने के लिए घर, जैसे सरकारी क्वार्टर नहीं अलाट होते, तो स्टेट हर अपने सिटीजन को एक रहने के लिए घर अलॉट करे, तो प्रॉपर्टी कोई चीज पर्सनल ना हो। फिर इसने कहा कि ये किस लिए जरूरी है, ग्रीड जो इंसानी ह्यूमन नेचर के अंदर ग्रीड है उसको खत्म करने के लिए जरूरी है। तो इसने जब कम्युनिज्म ऑफ वाइव्स एंड प्रॉपर्टी कंसेप्ट दिया, तो यहाँ से आपके सामने आएंगे ऐसे बच्चे कि जो जिनके कोई पेरेंट्स नहीं है, और ये बच्चे फ्यूचर के सिटीजन होंगे, ये बच्चे फ्यूचर के सिटीजन होंगे। इन बच्चों को क्या कहेंगे कि ये सारे बच्चे वहां मौजूद है रियासत के अंदर, स्टेट इनको गार्डियन कर रही है, स्टेट इनको लेके चल रही है, स्टेट इनकी परवरिश कर रही है। इन सारे बच्चों को आप एक खास एज तक म्यूजिक की, मैथ्स की तालीम दो। जब ये 8 साल की हो जाए, या एज देख लीजिएगा क्या थी, जब उस एज पे पहुंच जाए तो इनका एक टेस्ट लें। जो बच्चे टेस्ट को पास कर दें, स्टेट उन्हें अपने पास रख ले, और जो पास ना कर सकें उनको भेज के जाके पीजेंट एंड वर्कर क्लास बना दिया जाए। उसको क्या बना दिया जाए, पीजेंट एंड वर्कर क्लास के। इन लोगों के दिमाग से ही काम नहीं करते, तो इन लोगों को आप मजदूर और किसान बना दो। फिर उनको 5-7 साल पढ़ाओ और उनको अगली चीजें पढ़ाओ एडवांस लेवल की। जब वो उनको पढ़ लें, अगले 10-15 साल, 7 साल,
उसके बाद दोबारा उनका इम्तहान लो, जो इम्तहान को पास कर ले उनको अपने पास रख लो, और जो फेल हो जाए उनको मिलिट्री में भेज दो, जो फेल हो जाए उनको मिलिट्री में भेज दो, वो वहां जाएं और जंगे लड़े, सारा कुछ करें। जब ये बाकी लोग बच जाएं, उन सारे लोगों को पास रख के तो फिलोसफर बनाया जाए, तो ये जो फिलोसफर क्लास बनेगी, ये बनेगी आपकी एलीट ब्यूरोक्रेसी, प्लस इनमें से फिर बाद में आपका एक बादशाह होगा, और उस बादशाह के लिए ये कहता है कि वो बादशाह के लिए लफ्ज यूज करता है फिलोसफर किंग का। ये जो फिलोसफर किंग का इसने लफ्ज इस्तेमाल किया, तो उसके अंदर ये कहता है फिलोसफर के अंदर, किंग के अंदर कौन कौन सी खसूसियात होनी चाहिए, क्वालिटीज कौन कौन सी होनी चाहिए। सबसे पहले, ही शुड बी लवर ऑफ द ट्रूथ। नंबर 2, वो रियलिस्टिक बंदा होना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि वो जज्बात में बह जाए। फिर कहता है उस पर सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, कि ये नहीं कि अपनी ख्वाहिशात की वजह से वो क्या करे, कुछ हो जाए। और फिर सेल्फ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए उसके अंदर। सेल्फ इंटरेस्ट से बचने के लिए क्या करो, उसको शादी ना करने दो, उसको बच्चे ना पैदा करने दो, तो उसे पता हो कि मेरा एक ही फंक्शन है कि मैंने हुकूमत करनी है। वो बोल्ड एंड करेजियस होना चाहिए, वो काइंड, पैशनेट एंड कर्टियस होना चाहिए सब्जेक्ट के साथ। और सबसे ऊपर बात यह है कि ही शुड बी अ मैन ऑफ लर्निंग एंड विजडम। यहां से आता है फिलोसफर किंग, फ्री फ्रॉम फैमिली एंड प्रॉपर्टी। उसकी हर चीज जो है वो स्टेट के लिए होनी चाहिए, ना फैमिली हो ना कुछ और हो। फिर उसने कहा कि एक बंदा जो 30-35 साल की उम्र में फिलोसफर बनता है और 50 साल की उम्र तक वो ब्यूरोक्रेटिक कामों में इन्वॉल्व रहता है, तो वो शख्स जब 50 साल का हो जाएगा, उसे आप हुक्मरान बना दोगे, तो उसको फिर आपने एब्सोल्यूट सॉवरेंटी दे देनी है। एब्सोल्यूट सॉवरेंटी का मतलब ये है, वो जो करे वो आजाद और खुद मुख्तार है। ये इसने फिलोसफर किंग का कंसेप्ट दिया। ये जो फिलोसफर किंग का कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट की आज भी दुनिया में रेलिवेंस मौजूद है। इस थ्योरी को लेके तो ईरान ने अपना पॉलिटिकल सिस्टम डेवलप किया। जो करंट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है ईरान में, विलायत फकी उसे कहते हैं। जो विलायत फकी सिस्टम है, जब आप ईरान का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे आपको पता चलेगा। यस यू कैन मेंशन, आप कह सकते हैं कि करंट रेलिवेंसी ऑफ प्लेटोज जो है ना फिलोसफर किंग, तो उसमें आप बताएंगे कि दो दैट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि आप प्लेटो की जो थ्योरी है उसको 100% यहाँ मेंशन करो, बट स्टिल उन लोगों ने जो बेसिक आइडिया लिया है विलायत फकी का, विलायत मीन गवर्नमेंट, फकी मीन फिलोसफर। तो विलायत फकी या वली फकी किसे कहते हैं, एक ज्यूरिस्ट की गवर्नमेंट को कहते हैं, जो ज्यूरिस्ट हो बंदा। तो बेसिकली जो आयतुल्लाह खुमैनी का, इमाम खुमैनी का जो ये विलायत फकीह का थीसिस था, वी कैन से दैट इज इंस्पायर्ड फ्रॉम प्लेटो एज वेल। ठीक है जी, अब इस पे क्रिटिसिज्म पे आ जाए। क्रिटिसिज्म में पहला है जी डेस्पोटिज्म। आप एक बंदे को सारी पावर्स दे देते हैं। कोटेशन आपने सुनी होगी, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। ठीक है, फिर इस तरह से कहते हैं फिलोसफी अलोन इज नॉट अ विजडम। सिर्फ फिलोसफी जानने का क्या मतलब है, एक बंदा फिलोसफी पढ़ता रहता है, महलात खटता रहता है, ये तो विजडम नहीं है। विजडम तो और बहुत सारी चीजों में है, स्टेट ऑफ आर्ट ऑफ वार में है, फिलोसफी तो आर्ट ऑफ इकोनॉमी में है। और सिर्फ आर्ट ऑफ इकोनॉमी जो होती है वो थ्योरी से ठीक नहीं होती, बल्कि आपने प्रैक्टिकल एंड ग्राउंड रियलिटीज को भी देखना होता है। फिर उसके बाद उनका जो तमाम रूलर है, उसको एक ही रूलर को सारी नॉलेज चाहिए इकोनॉमिक्स की, ये उसे मिलिट्री की भी चाहिए, उसको हर चीज की नॉलेज चाहिए। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है हर चीज में, यानी फिलोसफर किंग को होनी चाहिए, और वो फिलोसफर किंग में नहीं हो सकती एक में, यानी ये सारी नॉलेज जो है। फिर नॉट प्रैक्टिकल, ये प्रैक्टिकल नहीं है कि आप कम्युनिज्म ऑफ वाइस की तरफ चले जाएं, कम्युनिज्म ऑफ चिल्ड्रन की तरफ चले जाएं, फिर चिल्ड्रन सारे स्टेट ओन करे, लोगों को अपने बच्चे पैदा करने की इजाजत ना हो, तो ये नहीं हो सकता। फिर फैमिली एंड प्रॉपर्टी, ये गुड गवर्नेंस में हिंड्रेंस नहीं है, लेकिन स्टिल प्लेटो कहता है कि ये हिंड्रेंस हैं, और ये जो गुड गवर्नेंस के लिए रिक्वायर्ड फैक्टर्स हैं उनको वो नहीं है, वो नहीं मानता। फिर उसके बाद आखिरी बात ये है कि अब 50 लोग हैं जो सारे कहते हैं कि हम फिलोसफर किंग बनने के लिए अहल हैं, वो सारे बच्चे 50 के 50 फिलोसफर्स बन गए हैं, तो आपने उनमें से किंग कैसे सिलेक्ट करना है ये भी आपको पता नहीं है। और आखिरी बात इसमें यह है कि फिलोसफर किंग जो है
फिलोसफर किंग की जो थ्योरी है वो अबव लॉ है, वो बंदा सॉवरन है। ये आपने सुना होगा कि विल ऑफ किंग इज लॉ, ये मैक्सिम है ब्रिटिश लॉ के अंदर कि विल ऑफ किंग इज लॉ। तो जो उसने सो कह दिया वो लॉ है, ये नहीं कि किंग अकॉर्डिंग टू लॉ काम करेगा। तो ये विल ऑफ किंग इज लॉ, ये वाला जो कंसेप्ट है यहाँ पे ये हो रहा है, वो अपनी जात के अंदर ही सारा कुछ है। अच्छा, इसके ऊपर कुछ और भी कम्युनिज्म के ऊपर भी एक क्रिटिसिज्म है, ये भी पढ़ लेते हैं। इसने कहा कि प्रॉब्लम ये है प्लेटो के साथ कि ये फैमिली और स्टेट को एक ही नजर से देखता है। ये कहता है कि जैसे फैमिली ऑर्गेनिक लिंक है ऐसे स्टेट भी ऑर्गेनिक है। तो ये कंसेप्ट जो है ये जो यहाँ पे प्लूरलिज्म जिसे हम कहते हैं कि डिफरेंट तरह के लोग हों, उसको खत्म करके ये यूनिफॉर्मिटी की तरफ ज्यादा जा रहा है। फिर जनाब कम्युनिज्म ऑफ वाइव्स लीड टू सोशल डिसहार्मनी। इसकी वजह से कोई भी जो फीमेल है वो वाइफ बन सकती है, लेकिन वो उसको खवातीन में बतौर गार्डियन नहीं बन सकती, वो फैमिली की हेड नहीं बन सकती। तो ये यहाँ पे यूं समझ लें कि कम्युनिज्म ऑफ वाइव्स इज एंटी, इसे क्या कहते हैं वो, एक तो एक बंदा जो औरतों से नफरत करता है उसके लिए मिसोजिनिस, मिसोजिनी है, ये बेसिकली मिसोजिनी है। इसके अंदर कम्युनिज्म वाइव्स इज एक्चुअली मिसोजिनी, कि औरतों को आप सिर्फ एक भेड़ बकरियों की तरह टूल ऑफ प्रोडक्शन के तौर पे ले रहे हो। ठीक है, उस तरह से उसने कहा कि जो माँ बच्चे को प्यार दे सकती है वो स्टेट नहीं दे सकती, तो चिल्ड्रन की जो नरिशमेंट होगी वो अच्छी नहीं होगी। फिर इसने कहा कि जनाब जो वर्चुअली रिड्यूस द ह्यूमन बीइंग टू द पोजीशन ऑफ प्राइज स्टॉक एनिमल्स, वही जैसे जानवर आप पालते हैं वहां पे आप ले गए उसको। स्टेट कंट्रोल्ड मेटिंग इज अनवर्केबल, कि पॉसिबल ही नहीं है कि स्टेट करे। अब स्टेट ने कह दिया जी सिर्फ मार्च के महीने में आप सेक्स कर सकते हैं, तो ये अब किसी ने किसी और मौसम में कर लेते हैं, उससे जो बच्चे पैदा होंगे वो किधर जाएंगे। ठीक है जी। इसी तरह से मैरिज को इसने कह दिया कि ये मैकेनिकल किस्म का इंस्टीट्यूशन है, ये सोशल इंस्टीट्यूशन है। फैमिली इज नॉट अबाउट मेटिंग एजेंसी, बल्कि इसके अंदर आपकी और भी नीड्स होती हैं जो फैमिली में, जैसे आप पास बैठना, दिल की बात शेयर करना, सिर्फ जो है ना बच्चे पैदा करने के लिए शादी नहीं होती है। फिर यहाँ पे इसने एक और बात की है, वो ये की है प्लेटो डज नॉट डिफरेंशिएट मैन एंड वुमेन बट देयर आर डिफरेंसेस ऑफ फिजिकल स्ट्रक्चर, कैरेक्टर एंड इंटेलिजेंस। वुमेन आर जेंटल, सेंसिटिव एंड मर्सीफुल बट मेन आर एनर्जेटिक, स्ट्रॉन्ग एंड इंटेलिजेंट। यानी इन दी आई ऑफ लॉ मेल और फीमेल बराबर हैं, लेकिन जो फिजिकल फीचर्स हैं, जो फिजिक है, जो जो हमारी फिजियोलॉजी है, वो डिफरेंस है। इसने उस पर भी कोई बात नहीं की यहाँ पे। द कंसेप्ट ऑफ टेम्परेरी मैरिजेज इज नाइदर लॉजिकल नॉर डिजायरेबल। यानी आप टेम्परेरी मैरिज कर रहे हो, दो दिस इज वेरी कॉमन इन आपके पूरे वेस्ट में टेम्परेरी मैरिज का कंसेप्ट इस वक्त कॉमन है। मैरिज नहीं जिसे आप कह लें, लिव इन कल्चर जिसे हम कहते हैं, जिसमें बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड साथ रह रहे होते हैं, ओपन रिलेशनशिप वहां पे बहुत कॉमन है। फिर आपके ईरान और सऊदीया के अंदर निकाह मुता और निकाह मस्यार कॉमन है। तो ये दीज आर काइंड ऑफ टेम्परेरी मैरिजेस। यूरोप के अंदर जो मुस्लिम्स हैं वो सारे सुन्नी शिया सारे लोग निकाह मुता निकाह मस्यार कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये जो इसने बात की है ये उस तरह से शायद एक्सेप्टेबल नहीं है। बहरहाल आप एक पॉइंट के तौर पे लिख लीजिएगा। फिर जब फैमिली जब खत्म होती है तो उसकी वजह से बहुत सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। जब एक बंदा जो फैमिली, यानी मैं एक बात करता होता हूँ कि चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी अपनाई और कई साल तक चलाई, उसकी वजह से उन्होंने पॉपुलेशन तो कंट्रोल कर ली, लेकिन चाइनीज के अंदर जो मामू का, चाचू का, फुफ्फो का प्यार था वो बच्चों को नहीं मिला, खाला का प्यार नहीं मिला, क्योंकि अब चाइल्ड ही एक एक था। तो अब ये जो रिलेशंस की, जो हम अपने पेरेंट्स के, जो हमारे पेरेंट्स के सिबलिंग्स हैं उनके साथ जो हमारा बॉन्ड है, जो हमारा कजन्स के साथ बॉन्ड होता है, चाइनीज उस खूबसूरत जज्बे से महरूम हो गए। तो इसी तरह से यहाँ पे जब आप सारे बच्चों को वो कर रहे हो तो नतीजा क्या निकलेगा, ये कंसेप्ट। अच्छा, चीनियों ने भी कम्युनिज्म ऑफ वाइव्स का नया कंसेप्ट दिया। उन्होंने कहा कि इफ अ पर्सन कैन नॉट अफोर्ड अ फैमिली, कैन नॉट अफोर्ड अ वाइफ, दो तीन बंदे मिलके एक खातून से शादी कर लें। तो चीनियों के अंदर जब ये वन चाइल्ड पॉलिसी की वजह से अल्टीमेटली वो इस तरफ आ गए हैं कि आप क्या करें, एक खातून के साथ शादी कर लें, मतलब चार मर्द हैं एक खातून से शादी कर लें, उससे फैमिली आपकी बन जाएगी। दैट्स इट। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा,
हमने इसकी 3 थ्योरीज पढ़ी, एक थ्योरी ऑफ जस्टिस, दूसरी थ्योरी ऑफ एजुकेशन और तीसरी थ्योरी ऑफ फिलोसफर किंग, और चौथी हमने पढ़ी थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म। अब इन 4 थ्योरीज में से किसी एक थ्योरी का क्वेश्चन आएगा और ये चारों थ्योरीज आपस में इंटरलिंक है। आपने क्या करना है, जब भी किसी थ्योरी को वहां एलेबोरेट करना है, सबसे पहले आपने फिलोसफर के बारे में बताना है, उसका बुनियादी तारुफ करवाना है। उसके बाद जिस थ्योरी का उसने पूछा, फॉर एग्जांपल थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म का पूछ लिया, तो आपने उसके सेलिएंट फीचर्स लिखने हैं, क्या क्या थे। सेलिएंट फीचर्स लिखने के बाद आपने उसके प्रोज लिखने हैं, फिर उसके आपने उस पर क्रिटिसिज्म लिखना है, एंड फिर क्रिटिकल एनालिसिस लिखना है, और फिर कंक्लूजन लिखना है। ठीक हो गया। क्रिटिकल एनालिसिस, क्रिटिकल एनालिसिस के अंदर आपने बताना है, उसके अंदर ना आपने थोड़ा सा बात को जस्टिफाई करने की कोशिश करनी है कि दो प्लेटो के ये जो कंसेप्ट हैं आज के दौर में इररेलेवेंट हो गए हुए हैं, बट स्टिल इररेलेवेंट होने के बावजूद उस दौर के अंदर जब ये स्टेट का कंसेप्ट अभी नेजेंट था, बिल्कुल नया था, तो उस बंदे ने गवर्नमेंट को किसी और नए तरीके से इंट्रोड्यूस करवाया। सो दिस इज हाउ आप प्लेटो का क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। अच्छा, इसी तरह से आप अरिस्टोटल की बात कर लें। ठीक है जी, इसमें कोई क्वेश्चन है तो मुझसे कर लें प्लेटो से मुतल्लिका। ये मैंने सिद्रा उमर अपनी क्वेश्चन का जवाब दे दिया। करंट रेलिवेंसी आप बता सकते हैं इसके अंदर, और जैसे कम्युनिज्म वाली जो चीज थी उसमें आप ये चाइना वाली एग्जांपल दे सकते हैं। कम्युनिज्म के अंदर आप इसका जिक्र कर सकते हैं कौन कौन से मुल्कों में इस वक्त कम्युनिज्म है और वो किस नोयत की कम्युनिज्म है। ये मैंने नोट्स अपने ग्रुप में सेंड कर दिए, आप लोग भी कोशिश करें अपने नोट्स ऐसे कंप्रीहेंसिव बनाया करें जैसे ये बने हुए हैं। तो जब आप अपने कंप्रीहेंसिव नोट्स बनाते हैं ना, तो फिर आप किसी भी टाइम पे पढ़ना हो, यानी मैंने जब ये नोट्स बनाए थे उस टाइम पे शायद मैंने प्लेटो पे कोई 100 सफ़े पढ़े होंगे, लेकिन उनको मैंने कंप्रेस किया और मेरे पास 9 पेजेस बच गए। 8 पेजेस का ये नोट्स बन गए 7 पेजेस के। तो अब मैं जब इनको जब भी रिवाइज करना चाहूँ सिर्फ नोट्स को उठाता हूँ और रिवाइज कर लेता हूँ। तो आप लोग भी इस नोयत के अपने नोट्स बनाया करें किसी भी सब्जेक्ट में। हाँ जी, क्वेश्चन करें, नहीं तो फिर अगले 4:25 हो गए, अगली क्लास स्टार्ट करते हैं। मेरे टोटल शायद ग्रुप में शेयर नहीं हुआ। मैकियावेली बड़ा मजे का फिलोसफर है। अगर तो आपने पेपर अच्छा लिखा है, उसके अंदर आपने अच्छे रेफरेंसेस दिए हैं, सबाइन का रेफरेंस दिया है अपनी राइटिंग के अंदर, आपने उसका मजरुल हक का रेफरेंस भी दे सकते हैं, उसने अच्छी बुक लिखी है। पॉलिटिकल थॉट में आप जो फिलोसफर है उसकी एग्जैक्ट कोटेशंस कोट कर लेते हैं, और जो क्वेश्चन की डिमांड है उसको डीकंस्ट्रक्ट करके उसके मुताबिक हल करते हैं, तो इसमें आपके 140 नंबर आ सकते हैं। लेकिन यूजुअली चूंकि लोगों ने पॉलिटिकल साइंस इसलिए रखी होती है कि उन्होंने एमए पॉलिटिकल साइंस प्राइवेट किया होता है, और वो जो लोग प्राइवेट पॉलिटिकल साइंस करते हैं उनको, जैसे प्लेटो पे मैंने ये 8 सफ़ों के नोट्स बनाए हैं, तो वो 3 सफ़ों के बाद उनके पास मटेरियल खत्म हो जाता है। तो वो लोग फिर जब प्लेटो को लिख रहे होते हैं तो एंड पे कहते हैं जी इसमें मार्क्स नहीं आते। मार्क्स आते हैं, इसमें अच्छे मार्क्स आते हैं, बट प्रॉब्लम क्या होती है कि यू नीड टू एक्चुअली यू नीड टू इसको प्रेजेंट अच्छे से करना है, क्वेश्चन को डीकंस्ट्रक्ट करना है, जो उसने पूछा है उस बात की तरफ लेके जाना है। जो इसका एग्जामिनर ना पॉलिटिकल साइंस का, वो फिलोसफर है बजाते खुद। जो फिलोसफर होता है ना, वो फिलोसफी को पसंद करता है, और वो समझता है कि जो मैंने क्वेश्चन किया उसका जवाब मुझे मिलना चाहिए। ये पंजाबी की तरह नहीं है कि आप लंबी चौड़ी बात बस जो दिल में आएगा लिखते जाएंगे तो आपको पॉलिटिकल साइंस में अच्छे नंबर मिलेंगे, ऐसे नहीं। जो उसने पूछा उस सवाल को डीकंस्ट्रक्ट करें, अपने सवाल की आउटलाइन बनाएं, उस आउटलाइन के अंदर वाज़े तौर पे हमें पता हो कि ये इसने पूछा था, हमने ये इस सवाल को डीकंस्ट्रक्ट किया और डीकंस्ट्रक्ट करके हमने इसको फाइनली क्या कर दिया, आंसर कर दिया। तो 6-7 सफ़ों का क्वेश्चन हो, लेकिन इसके अंदर 20 नंबर का सवाल आना है, लेकिन इसके अंदर आपने चीज़ों को अच्छे से एड्रेस किया हो, बहुत ज़्यादा हेडिंग्स ना हो, लेकिन जो पॉइंट्स हों वो वेल इलेबोरेटेड हो पॉलिटिकल साइंस में। जैसे मैंने पंजाबी में कहा था ना कि हेडिंग्स की लाइन लगा देनी है, वो नहीं होना चाहिए यहाँ पे। जो हेडिंग्स हैं गिनी चुनी हो, लेकिन उनको अच्छे तरीके से
इलेबोरेट किया गया हो, अच्छी लैंग्वेज हो, आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो। सर बुक रिकमेंड कर दें, रिकमेंड की तो है अभी कुछ देर पहले, अली नकवी की किताब वर्ल्ड टाइम्स वाली ले लो। फिलोसफर मैंने सेंड कर दी है, यही पढ़ लेना। क्वेश्चन की लेंथ जो है ना वो 6-7 सफे भी हो, लेकिन उसमें हेडिंग ज्यादा ना हो, मटेरियल ज्यादा लिखना है आपने पॉलिटिकल साइंस में। पॉलिटिकल साइंस आई एम नॉट सपोज टू टीच, मैंने सिर्फ आपको एक आज का वो एक दिया था, गुडविल जेस्चर के तौर पे आपको बताया था। पॉलिटिकल साइंस मैंने पढ़ानी नहीं है। पास पेपर निकाल के देखो कैसे क्वेश्चन आते हैं, आपको खुद समझ आ जाएगी। मैथ्स कम्युनिकेशन पढ़ाऊंगा, सोशियोलॉजी भी पढ़ाऊंगा, पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ाऊंगा। मैथ्स में मैक्सिमम आ जाते हैं यानी 180 प्लस। नहीं भाई, मैथ्स में नहीं आते इतने नंबर, लेकिन अगर अच्छा मैथ हो आप लिखें शायद आ भी जाए। पॉलिटिकल साइंस बहुत टाइम लेती है भाई। आपकी और मेरी कमिटमेंट पॉलिटिकल साइंस की नहीं थी, आप लोग जोर लगा रहे हैं, कल रिक्वेस्ट की थी तो इसलिए मैंने ये आपको पढ़ाया। चले मैं क्लास को खत्म कर रहा हूँ, दोबारा स्टार्ट करता हूँ, फिर हम पाकिस्तान स्टडी स्टार्ट करते हैं।